वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कई कहानियाँ, कविताएं, गीत, उपन्यास लिखे हैं, मगर दो ऐसी उपन्यास जो बहुत चर्चित हुई थी वह थी गोरा, जो कि आज भी है, और दूसरी है चोखेर वाली, या हिंदी में उसे आँख की किरकिरी नाम से भी हम कह सकते हैं। तो ये बहुत चर्चित उपन्यास है। और इसके अलावा भी उनकी एक और रचना है गीतांजलि नाम से, जिसमें गीतों को संजोया गया है। तो यह भी बहुत विख्यात एक पुस्तक है। तो इन तीनों पुस्तकों को आप ज़रूर पढ़िए रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आप उनकी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही चर्चित कहानियाँ हैं, जिसमें से एक है मिनी और काबुली वाला। तो मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में काबुली वाला का रिव्यू किया था, तो आप अगर उसे देखना चाहें तो ज़रूर जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई उपन्यास चोखेर वाली। और इसमें उन दिनों के बारे में दिखाया गया है कि उन दिनों किस तरह बाल विवाह होता था, या उनके क्या परिणाम होते थे, या फिर उन दिनों विधवाओं की क्या स्थिति होती थी। यह सब इस किताब में दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहला किरदार है महेंद्र। महेंद्र जो हमेशा अपनी माता के ऊपर निर्भरशील रहा है और हर चीज़ में उसे माँ की मदद चाहिए होती है। वह सिर्फ पढ़ता लिखता है और बाकी सब चीज़ उसकी माँ ही कर देती है, और वह अपनी माँ का बहुत दुलारा है। दूसरा इसके विपरीत किरदार है, उसका नाम है बिहारी। बिहारी और महेंद्र दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, और बिहारी बहुत ही स्वावलंबी है और बहुत ही गंभीर या फिर कहें मैच्योर्ड किस्म का इंसान। बचपन से उसके माता पिता नहीं हैं, इसी कारण उसे अपना काम स्वयं ही करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। तीसरा जो किरदार है वह है आशा लता का। इस किताब में आप देखेंगे कि आशा लता की उम्र कम है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने आशा लता को दिखाकर या आशा लता के माध्यम से यह दिखाया है कि अगर बचपन में ही विवाह कर दी जाए तो क्या हश्र होता है। आशा लता एक ऐसी लड़की थी जो कम उम्र की लड़की थी, और उसका शादी महेंद्र से होता है। उसे घर बार किस तरह चलाया जाता है, या बड़ों की किस तरह सेवा की जाती है, इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं थी। और ठीक इसके विपरीत विनोदिनी एक ऐसी लड़की थी जिसे पता था कि घर संसार किस तरह चलाया जाता है, सास ससुर की किस तरह सेवा की जाती है, बड़ों की किस तरह सेवा की जाती है, और वह एक परिपक्व स्त्री रहती है। एक दिन महेंद्र को महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी कहती है कि बेटा, गांव में मेरी एक दोस्त है और उसकी बेटी जो है उसका नाम विनोदिनी है, और अगर तुम्हारा और विनोदिनी का रिश्ता तय हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। पहले तो महेंद्र हाँ कह देता है अपनी माँ का मन रखने के लिए, मगर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है महेंद्र कुछ अनमना सा व्यवहार करता है और टालता मटोलता जाता है। जब देखने का दिन आ जाता है तब महेंद्र कहता है कि माँ, मैं देखने नहीं जाऊँगा। पहले तो राजलक्ष्मी बहुत ही गुस्सा होती है, क्रोध करती है, मगर बेटे के सामने उसकी नहीं चलती। वह कहती भी है कि महेंद्र, क्या तू मेरा नाक कटवाएगा, मगर महेंद्र के सामने उनकी एक भी नहीं चलती, और अंत तक उन्हें बिहारी को यह कहना पड़ता है कि बिहारी बेटा, तू अगर विनोदिनी से शादी कर ले तो बहुत अच्छा हो। मगर बिहारी कहता है, माँ, यह कोई सामान नहीं है, या यह कोई खाना नहीं है। बचपन से मैं जूठा खाना खा लेता हूँ अपने महेंद्र भैया का, मगर यह कोई खाना नहीं है या फिर कोई सामान नहीं है जिसने महेंद्र भैया ने ना कर दी और मैं उसे हाँ कर दूँगा। यह एक स्त्री का प्रश्न है, एक लड़की का प्रश्न है, और इस तरह किसी के ना और किसी के हाँ कहने से सब कुछ नहीं बदल जाता। इसीलिए मैं यह शादी नहीं कर सकूँगा, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके बाद कुछ दिनों बाद राजलक्ष्मी के एक दूर के रिश्तेदार से विनोदिनी की शादी तय हो जाती है। इसके बहुत दिनों बाद महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी और महेंद्र की चाची अन्नपूर्णा, यह तीनों महेंद्र की शादी के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और महेंद्र की चाची कहती है कि यह अपने माँ के आंचल को छोड़कर अब लगता है शादी ही नहीं करेगा।
इसी से महेंद्र की माँ रूठ जाती है और थोड़ा सा जला कटा सुना देती है महेंद्र की चाची को, और महेंद्र की चाची यानी अन्नपूर्णा अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। दूसरे दिन महेंद्र अपनी चाची को मनाने जाता है उसके कमरे में और कहता है, चाची तुम्हारी एक भतीजी है ना। तो अन्नपूर्णा मन ही मन सोचती है कि अगर यह रिश्ता हो जाए तो राजलक्ष्मी बहुत ही मन कुढ़ेगी या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, इसीलिए वह कहती है कि नहीं नहीं, उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। वह मना कर देती है, मगर महेंद्र तब कहता है, मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा, मैं तो बिहारी के लिए कह रहा हूँ, उसे भी तो घर बसाना चाहिए। इस प्रस्ताव में अन्नपूर्णा हाँ कर देती है और कहती है, ठीक है बेटा, अगर बिहारी के लिए रिश्ता है तो उसे भी तो घर गृहस्थी बसानी ही पड़ेगी, ठीक है जा, उसे देख कर आ तुम दोनों ही। और जब महेंद्र उस कमरे से निकलता है तो महेंद्र की माँ देख लेती है और फिर से जलीकटी सुना देती है उसकी चाची को। हालांकि उन्होंने सुना नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या बात हुई है, मगर फिर भी वह सोचती है कि उसके पुत्र को उसकी चाची कुछ कुमंत्रणा दे रही है। इसके बाद एक दिन ठीक होता है जब बिहारी बाबू और महेंद्र बाबू दोनों जाकर अन्नपूर्णा की भतीजी को देख आएंगे। और बिहारी महेंद्र से कहता है कि अभी तो मैं शादी करने ही वाला नहीं था, तुमने किस झंझट में मुझे फंसा दिया है। महेंद्र कहता है कि अरे लड़की अगर पसंद ना आए तो ना कर देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर बिहारी कहता है, नहीं, क्योंकि तुमने अपनी चाची से कहा है इसीलिए मैं अब यह रिश्ता देखूंगा और मैं ना नहीं कर सकूंगा और अंत तक मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए तुमने मुझे इस जाल में फंसा दिया है। इसके बाद वह लड़की को देखते हैं जिसका नाम रहता है आशालता। उसकी उम्र करीबन 12-13 साल रही होगी, बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं है उसकी। और दोनों यानी महेंद्र और बिहारी दोनों आशालता को देखते हैं। हालांकि यह संबंध बिहारी देखने आया था, मगर महेंद्र को भी आशालता पसंद आती है। और यहाँ से जाने के बाद महेंद्र बिहारी से कहता है, असल में चाची तो चाहती थी कि यह शादी मैं करूँ, इसी कारण अगर यह शादी मैं करता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बिहारी कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा इन सब जंजाल के बीच में मुझे मत फंसाओ, मगर तुमने ही मेरा नाम कह के चाची को कह दिया। बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम यह शादी करो। इसके बाद जब राजलक्ष्मी को यह पता चलता है कि बिहारी और महेंद्र दोनों लड़की देखने गए थे अन्नपूर्णा के भाई के घर, तब उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वह फिर से जलीकटी सुनाती है अन्नपूर्णा को। अन्नपूर्णा को तब बहुत ही दुख होता है। राजलक्ष्मी नहीं चाहती थी कि यहाँ महेंद्र का विवाह हो और वह चाहती थी कि महेंद्र का विवाह कहीं और हो, मगर अंत तक महेंद्र के जिद के सामने उसकी माँ की एक न चली और आशालता ही उस घर की बहू बनकर आई। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि महेंद्र एक तरफ जो बहुत ही ज़िद्दी है, वह एक बार जो चीज़ ठानता है या जो उसे पाना रहता है वो पा कर ही रहता है। तो दूसरे तरफ आप बिहारी को देखेंगे कि वह बहुत परोपकारी है, अगर दूसरों को खुशी मिली तो वह भी बहुत खुश रहता है। शादी के बाद महेंद्र की माँ अपनी बहू को धीरे धीरे काम काज सिखाना चाहती है। वह महेंद्र से आशा को पहल दूर रखती है और घर के काम काज सिखाना शुरू करती है और अन्नपूर्णा से कहती है, देख इसे तो घर का कामकाज भी नहीं आता। मगर महेंद्र थोड़ा सा कुढ़ता रहता है कि क्यों उसके बीच यानी क्यों उसके और आशालता के बीच उसकी माँ बार बार आती है और आशालता को उससे दूर करते रहती है और वह आशा को बार बार बुला लेता है अपने कमरे में। आशालता को लिखना पढ़ना सिखाता है और प्रेमालाप करता है उसके साथ। वह नहीं चाहता कि वह नीचे जाकर माँ के साथ काम करे। यह देखते हुए अब धीरे धीरे आशालता को राजलक्ष्मी बुलाना भी बंद कर दी है और घर का कामकाज वह स्वयं ही करती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या इसीलिए इस लड़की को इस घर में लाया था ताकि घर का सारा कामकाज वह पहले की ही तरह खुद करे और बहू कुछ भी ना करे। और इससे वह थोड़ी सी खिन्न रहती है और इसी कारण वह सोचती है कि वह अपने गांव में कुछ दिन जाए और आराम करे। मगर वह सोचती है कि इसमें महेंद्र उसे बाधा देगा, कहेगा कि माँ तू मत जा।
वह क्योंकि जानती थी कि महेंद्र राज़ी न हो, इसीलिए उसने यह प्रस्ताव बिहारी से कहलवाया था। मगर बिहारी को महेंद्र कहता है ठीक है, माँ अगर कुछ दिन वहाँ जाना चाहती है तो वहाँ जा सकती है, आराम से रह सकती है। इसके बाद राजलक्ष्मी को बिहारी छोड़ने उनके गांव यानी बारासात वाले गांव में चला जाता है। वहाँ जाकर राजलक्ष्मी देखती है कि विनोदिनी अब पहले की तरह सधवा नहीं है, वह विधवा हो चुकी है। और इसी बीच विनोदिनी भी अपने माँ की तरह उनकी सेवा करती है। राजलक्ष्मी भी बहुत खुश रहती है इस तरह का सेवा शुश्रूषा पाकर, और वह सोचती है कि अगर यह मेरी घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन एक चिट्ठी आता है महेंद्र की तरफ से। उसकी माँ को आशा रहती है कि महेंद्र उसके घर लौट आने के लिए चिट्ठी लिखा होगा, मगर यह चिट्ठी उसके माँ के लिए नहीं, बल्कि यह चिट्ठी उसके दोस्त बिहारी के लिए लिखी जाती है। और वह इसमें वर्णना करता है कि वह कितने सुखी दिन बिता रहा है या वह कितना खुश है इन दिनों। इसके बाद माँ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठेस पहुँचता है और उसकी माँ को थोड़ा सा ख़राब लगता है कि मेरे बारे में उसने कुछ भी नहीं लिखा या मेरे लौटने के बारे में भी उसने कुछ नहीं लिखा है। और वह फिर से विनोदिनी से वह चिट्ठी पढ़वाती है और विनोदिनी पूरा चिट्ठी पढ़ती है और चिट्ठी में इतना विस्तार से सब कुछ लिखा होता है और इसीलिए उसकी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि जब बिहारी ने यह चिट्ठी पढ़ी थी उसने सिर्फ उतना ही पढ़ा था जितना माँ के सामने कहा या पढ़ा जाए, मगर विनोदिनी जो है वह माँ के सामने सब कुछ पढ़ देती है, उसे तो कुछ पता नहीं रहता। और उसकी माँ भी इसीलिए उससे चिट्ठी पढ़वाती है कि कहीं बिहारी कुछ छुपा तो नहीं रहा। इसके बाद एक दिन अन्नपूर्णा आती है और वह कहती है कि दीदी मैं अब काशी में जाना चाहती हूँ, मेरा तो संसार धर्म सब हो गया है, अब तो विधवाओं के लिए काशी जाना ही सबसे अच्छा जगह है, इसीलिए मैं अब काशी जाना चाहती हूँ। इसके बाद वह राजलक्ष्मी को प्रणाम करके और बिहारी विनोदिनी इन सब से बातें करके वह काशी की ओर रवाना हो जाती है। इसके बाद बिहारी जाता है फिर से महेंद्र के घर और कहता है कि माँ को तू एक चिट्ठी लिख दे। और महेंद्र फिर अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है कि माँ तुम घर आ जाओ। इसके बाद राजलक्ष्मी को यह अंदाज़ा हो जाता है कि यह चिट्ठी महेंद्र ने नहीं लिखी बल्कि बिहारी ने उससे लिखवाई है। और चिट्ठी पाकर अब राजलक्ष्मी अपने घर लौट जाना चाहती है, मगर इस बार वह विनोदिनी को भी अपने साथ अपने घर में ले आई है। विनोदिनी को जब आशालता देखती है तो वह सोचती है कि उसे एक और मित्र मिलने वाली है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। आशालता विनोदिनी को बहुत ही चाहती है और विनोदिनी भी कहती है क्यों ना हम अपने इस दोस्ती के रिश्ते को एक नाम दे। और फिर दोनों नाम सोचते रहते हैं, तब यह नाम विनोदिनी सुझाती है क्यों ना हम एक दूसरे को बाली नाम से संबोधन करें। बाली का अर्थ है किरकिरी, तो इसी से यह कहानी का नाम या इस उपन्यास का नाम आँख की किरकिरी आया है। आशालता से विनोदिनी बार बार यह बातें जानने को चाहती है कि उसके पति उससे क्या बातें करते हैं और क्या क्या कहते हैं। इसके बाद आशालता चाहती है कि क्यों ना वह महेंद्र और विनोदिनी तीनों मिलकर एक साथ मज़ा मस्ती करे, बातचीत करे तो कितना ज़्यादा अच्छा हो। एक तरफ आशालता विनोदिनी को कहती है कि चलो ना एक बार बात कर लो ना मेरे पति से, तो दूसरी तरफ वो महेंद्र को भी कहती है कि चलो मेरे दोस्त से बात कर लो। और दोनों को वह मनाती रहती है, मगर दोनों में से कोई भी नहीं मानते। इसके बाद एक दिन महेंद्र को आशालता कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं इस कमरे में विनोदिनी को बुला कर लाऊं और तुम उस दिन कॉलेज नहीं जाना, और जब हम दोनों कुछ कर रहे होंगे तो तुम पीछे से वहाँ आ जाना। ठीक इसी योजना के अनुसार वह विनोदिनी को अपने कमरे में ले आती है और दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पीछे से महेंद्र आ जाता है और जब विनोदिनी यह देखती है तो वह अपने सर का पल्लू उठा लेती है। और यही पहली मुलाकात रहती है विनोदिनी और महेंद्र की। धीरे धीरे महेंद्र, आशालता और विनोदिनी तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मगर यह बातचीत विनोदिनी हमेशा अपने काम काज करने के बाद ही करती थी। तो इससे एक तरफ राजलक्ष्मी भी बहुत खुश होती थी
क्योंकि घर के कामकाज में उसका हाथ बट जा रहा था। तो दूसरी तरफ आशालता भी बहुत खुश थी कि उसे एक नई दोस्त मिल गई थी। इसके बाद एक दिन बिहारी बाबू एक पत्र लिखकर महेंद्र को कहते हैं कि मैं इस रविवार को तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। महेंद्र यह नहीं चाहता कि उसके आशालता और विनोदिनी के इस तरह के अच्छे गपशप या इतना अच्छा अड्डा जमता है यह भंग हो जाए, इसीलिए वह कहता है इस रविवार को मैं नहीं रहूँगा। मगर इसके बावजूद भी क्योंकि बिहारी बहुत दिन से महेंद्र के घर नहीं आया था, वह रविवार को चला आता है और महेंद्र कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह चला आएगा। इसीलिए जब बिहारी को वह सामने देखता है तो वह कहता है असल में मेरी बुखार है, इसी कारण मैं बाहर नहीं जा पाया। और यह देखकर विनोदिनी और आशालता दोनों हतप्रभ हो जाती है कि अचानक क्या हो गया महेंद्र बाबू को। विनोदिनी समझ जाती है कि शायद बिहारी बाबू से न मिलने के कारण उन्होंने यह बहाना बनाया था और फिर विनोदिनी पानी से भरा एक पट्टी उनके सर में लाकर रखती है और यह बात थोड़ा सा खटकता है बिहारी को, क्योंकि आशा जो महेंद्र की पत्नी है उससे भी ज़्यादा ध्यान विनोदिनी उसका रख रही थी। एक दिन महेंद्र योजना बनाता है कि महेंद्र, विनोदिनी और आशालता ये तीनों पिकनिक पर जाए। मगर विनोदिनी कहती है कि अगर बिहारी बाबू नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि विनोदिनी जानती थी कि कहीं ना कहीं बिहारी बाबू के आंख में ये चीज़ खटक रही है। और इसके बाद बिहारी बाबू भी हाँ कर देते हैं और वह चारों पिकनिक पर जाते हैं। मगर बिहारी के हाँ कहने से महेंद्र खुश नहीं था, क्योंकि अभी उसे बाधा लगने लगा था बिहारी। शादी से पहले एक तरफ जहां महेंद्र अपनी माँ और अपने प्रिय दोस्त और अपनी चाची के अलावा किसी को उतना महत्व नहीं देता था, वही उनकी माँ और उनका दोस्त अब उसे विघ्न बाधा लगने लगा। पिकनिक में जाकर जब विनोदिनी बिहारी से बात करने लगा तो मन ही मन महेंद्र जल उठा। उसे लगा कि अब विनोदिनी के पीछे पड़ गया है बिहारी और उसे बहुत ही बुरा लगने लगा, क्योंकि धीरे धीरे महेंद्र अब आशा को नहीं बल्कि विनोदिनी को चाहने लगा था और यही बात पकड़ लिया था बिहारी ने। मगर विनोदिनी जो थी वह पिकनिक में जाकर बहुत से ऐसी बातें कहती है उसके बचपन से लेकर आज तक की बात, जिससे विनोदिनी के प्रति बिहारी का मन में एक श्रद्धा जाग जाता है और बिहारी को लगा कि ये जो विनोदिनी है यह बहुत ही सरल विनोदिनी है, इसके मन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आशाएं हैं और ये विनोदिनी वो विनोदिनी नहीं है जिसे उसने पहले देखा था, जिस पर उसने संदेह किया था। यह एक बहुत ही अलग विनोदिनी है। इस घर में वह आई थी क्योंकि वह सोच रही थी कि यह घर तो उसका घर होता और राजलक्ष्मी उसकी सास होती, महेंद्र उसका पति होता, मगर आज उसके पास कुछ भी नहीं है और वह दूसरों की खुशी को देखकर मन ही मन जल रही थी और वह महेंद्र और आशालता के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाना चाहती थी। दूसरी तरफ भोली आशा यह जान ही नहीं पाई कि विनोदिनी के मन में क्या है और वह इतनी भोली थी कि वह विनोदिनी को अपनी सखी बनाकर अपने पति के वहाँ ले आई और वह जानती ही नहीं थी कि यही उसका काल हो जाएगा। बिहारी बाबू जो एक तरफ यह देख चुके थे कि किस तरह दोनों के संसार में यानी आशा और महेंद्र के संसार में धीरे धीरे एक दीवार आ रही है, मगर वह जानकर भी कुछ नहीं कर पाया। बिहारी चाहता था कि आशालता और महेंद्र के बीच तीसरा कोई ना आए। महेंद्र को अब लगने लगा था कि बिहारी उसके और विनोदिनी के बीच आ रहा है, इसीलिए उसने उल्टे उस पर आक्षेप लगा दिया कि बिहारी तुम इस घर में इसीलिए आते हो क्योंकि तुम अभी भी आशालता को प्यार करते हो। और इस तरह की बात सुनकर जहां आशालता भी बहुत दुखित हो जाती है तो दूसरी तरफ बिहारी भी बहुत ही दुख होता है उसे, क्योंकि आशालता को लगता है कि ऐसी क्या त्रुटि रह गई कि एक संशय है उसके पति के मन में कि अभी भी वह उसी से प्यार करती है जो उसे देखने आया था। और दूसरे तरफ बिहारी सोचता है कि इतना बचपन का दोस्त मुझे यह क्या कह रहा है और धीरे धीरे बिहारी यहाँ आना बंद कर देता है। इसके बाद एक दिन आशालता अपने चाची के घर जाती है काशी में अपनी चाची को मिलने। इसी बीच महेंद्र को मौका मिल जाता है
अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए विनोदिनी से। और एक तरफ विनोदिनी जहाँ मोह रही थी महेंद्र को ताकि वह उसके और करीब आ जाए, तो दूसरे तरफ महेंद्र भी छटपट कर रहा था विनोदिनी के और ज़्यादा करीब आने के लिए। और कुछ दिनों बाद जब आशा लौट आती है तब उसे एक पत्र मिलता है महेंद्र के जेब में, और उस पत्र में लिखा रहता है, विनोदिनी लिखती है कि यह पत्र मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है क्योंकि अब आशा आ रही है, यह संबंध अब धीरे धीरे ख़त्म करना ही ज़्यादा बेहतर है। जब यह चिट्ठी आशालता ने देख ही लिया है तो अब बात छुपी ही नहीं रह गई, और इसीलिए महेंद्र अब अपनी माँ और अपनी पत्नी के सामने कहता है कि मैं तुम्हें कल ही अपने साथ दूसरे जगह ले जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ खुल गया था, रहस्य भेद सब कुछ खुल गया। विनोदिनी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मगर वह रात को वहाँ से निकल जाती है और वह बिहारी बाबू के पास चली जाती है। बिहारी बाबू को कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपको ही ज़्यादा मानती हूँ। और यह सच में विनोदिनी की मन की बात थी। बिहारी बाबू को इसलिए चाहती थी क्योंकि बिहारी बाबू परोपकारी थे, वह स्वार्थी नहीं थे और वह मन से श्रद्धा करते थे विनोदिनी के प्रति। बिहारी बाबू विनोदिनी को बारासात वाले ट्रेन में चढ़ा देते हैं और मन ही मन उनके लिए उसकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। इसके बाद फिर महेंद्र आता है बिहारी के पास और पूछता है कि विनोदिनी कहाँ है। बिहारी कहता है, मैं जानता हूँ मगर मैं आपको नहीं बताऊँगा। इसके बाद महेंद्र कहता है, मैं अब भी उसे ढूंढ कर रहूँगा। इसके बाद एक दिन महेंद्र पहुँच जाता है बारासात वाले गांव में, जहां उसे विनोदिनी फिर से मिलती है। विनोदिनी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, गांव वाले क्या कहेंगे। मगर महेंद्र कहता है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैंने अपनी माँ और स्त्री की ही परवाह नहीं की तो गांव वाले की क्या परवाह करूँगा, चलो मेरे साथ कलकत्ता। इस बीच विनोदिनी ने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी थी बिहारी बाबू को, मगर उनमें से एक का उत्तर भी उसने नहीं पाया था। इसीलिए वह कहती है कि ठीक है, चलो हम कलकत्ता लौट जाते हैं। वह कलकत्ता में लौटकर फिर से बिहारी बाबू से मुलाकात करना चाहती थी, मगर उसने यह बात महेंद्र को बताया नहीं, क्योंकि महेंद्र को अगर यह बात बताएगी तो फिर महेंद्र उससे झगड़ा करने लगेगा। तो अंत तक क्या होता है, क्या महेंद्र विनोदिनी के साथ रहने लगता है आशालता को छोड़कर, या फिर वह आशालता के पास लौट आता है। क्या विनोदिनी सच में महेंद्र से ही प्यार करती थी और बिहारी को उसने जो भी कहा था वह एक ढकोसला है, क्योंकि जब विनोदिनी ने यह कहा था कि वह बिहारी बाबू को प्यार करती है तो मन ही मन बिहारी बाबू भी उसे चाहने लगे थे। मगर जब उन्हें पता चला कि अब महेंद्र के साथ विनोदिनी रहती है, विनोदिनी के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो गई बिहारी बाबू के मन में। आशालता का क्या होता है, क्या आशालता अपने पति के साथ फिर से सुखी संसार कर पाती है, या फिर उसे सब कुछ छोड़कर इस घर से चला जाना पड़ता है। और बिहारी बाबू क्या करते हैं, क्या वह महेंद्र को आशालता के पास फिर से ले आते हैं और महेंद्र की माँ यानी राजलक्ष्मी को दिया वादा पूर्ण करते हैं, या फिर महेंद्र और विनोदिनी को वह अकेला छोड़ देते हैं और उनसे संपर्क ही नहीं रखते। चुखेर बाली पढ़ के मुझे जो लगा, पहला जो किरदार है महेंद्र है, मुझे लगा कि वह बहुत ही स्वार्थी है और अपने अलावा कुछ नहीं समझता। उसे जो चीज़ चाहिए रहता है उसे वही चीज़ पाना रहता है। पहले उसे माँ और उसका दोस्त अच्छा लगता था बिहारी, जब उसे आशालता मिली तो ये दोनों अच्छे नहीं लगे। जब उसे विनोदिनी मिली तब वो आशालता को भी नहीं चाहता था, तो उसे सिर्फ क्या चाहिए, वह खुद की बात सुनता था और मुझे वह बहुत स्वार्थी लगा। इसके विपरीत मुझे लगा कि बिहारी बहुत ही परोपकारी है, जो अपने दोस्त के लिए रिश्ता जो जुड़ चुका था उसका और आशालता का, उसने तोड़ दिया क्योंकि उसका दोस्त सुखी रहे। उसके दोस्त ने उसी के पीठ पे छुरी भोंक दिया और यह कहने लगा कि आज भी वह आशालता को चाहता है। तीसरी तरफ है विनोदिनी। विनोदिनी का जो किरदार है, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो चीज़ नहीं रहती हम वही चाहते हैं, और विनोदिनी के पास प्रेम का अभाव था, पति का अभाव था, इसीलिए उसके अंदर द्वेष था, उसके अंदर एक प्रतिहिंसा थी। इसी कारण वह दूसरे का घर संसार उजाड़ने में लगी हुई थी। तो
ये चीज़ दिखाता है कि इंसान के अंदर अच्छा भी गुण होता है और बुरा भी गुण होता है, लेकिन वह कौन से गुण को चुनता है ये उसके ऊपर होता है। और चौथा किरदार है आशालता का। तो आशालता बहुत ही सीधी सरल इंसान थी, और वास्तव में आप देखेंगे कि दुनिया में जो सीधा सरल होता है उसी पर लोग ज़्यादा करके अत्याचार करते हैं, उसी का लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस कहानी में भी आप देखेंगे कि आशालता का इस्तेमाल करके कैसे विनोदिनी महेंद्र तक पहुंचना चाहती थी, या महेंद्र भी कैसे आशालता को बहुत आसानी से तिरस्कार करके विनोदिनी के पास चले जाना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर चोखेर बाली या आँख की किरकिरी पुस्तक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसे देखना चाहें तो एपिक चैनल में एक सीरियल आता है टैगोर की कहानियाँ, जिसे डायरेक्ट किया है अनुराग बासु ने। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसे छोटे पर्दे पर उतारा है। और अगर आप ये किताब ना पढ़े तो ये ज़रूर देखिए। 3 एपिसोड्स है और तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ज़रूर और ज़रूर देखिए, बिल्कुल मिस ना करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।